Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, in this session we will do a quick review of chapter number 3, that is atomic structure. Basically, in this chapter we have studied about the historical development of basically the discovery of subatomic particles and then development of the structure of an atom, कि किस तरीके से जो है वो एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो डिस्कवर हुए, किन साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे इसमें, और फाइनली एटम को किस तरह हम परसीव करते हैं. इनिशियली इट वाज कंसीडर्ड दैट एटम इज़ इंडिविजिबल मतलब आपके पास वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता. जॉन डॉल्टन ने ये थियोरी दी थी कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है विच इज़ नॉट फर्दर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंसिडर किया जाता, बट फेराडे एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एटम के पास कुछ एक पर्टिकुलर चार्ज मौजूद होता है विच लेड्स टू द डिस्कवरी ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स उसके लिए रन किए गए एंड जिसे थॉमसन ने फाइनली बताया कि ये एटम में जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है. बट एज अ होल जो आपका एटम है वो न्यूट्रल होता है. तो एक गैस उस टाइम साइंटिस्ट ने ये एक गैस था कि इसके अंदर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होगा ताकि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दें और ओवरऑल एक न्यूट्रल इफेक्ट दें. नेट जो है वो ज़ीरो चार्ज उस पर. सो उसके लिए फिर फर्दर उसकी सर्चिंग शुरू हो गई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की विच इज़ नाउ नोन एज प्रोटॉन. फिर उसके बाद जो है वो मास का इशू आया कि मास जो है वो एटम का जो एक्चुअल मास है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि जब आप कैलकुलेट करते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को सम कर. तो फिर पता चला कि इसमें एक और सब एटॉमिक पार्टिकल भी है. अब ऑलरेडी नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स तो डिस्कवर हो चुके थे, तो फिर ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये जो थर्ड पार्टिकल इसमें मौजूद है जो कि इसके मास में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो आपके पास न्यूट्रल होगा. देन उसके बाद जो चीज़ आई वो ये थी कि किस तरीके से जो है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर मौजूद हैं, इनकी अरेंजमेंट क्या है, इनकी क्या क्या पोजीशंस हैं, किस तरह ये उसमें स्टे कर रहे हैं. तो फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स हुए लाइक रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और फिर फाइंड आउट किया कि एटम जो है वो मोस्टली जो है वो एम्प्टी है. उसमें पॉजिटिवली चार्ज जो सेंटर है वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में कंसंट्रेटेड है और उसके अराउंड जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं. फिर उसके बाद नील बॉहर ने उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ क्वेश्चंस रेज हुए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर विच वर फर्दर जो जस्टिफाइड बाय नील बॉहर, जिन्होंने नील बॉहर ने आके उनको क्लियर किया जो भी उनके ड्रॉबैक्स थे. सो लेट्स स्टार्ट. हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं उसको. एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसको अब हम जिस तरह से एटम को परसीव करते हैं फॉर स्टडिंग इट, तो हम देखते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनके अराउंड सर्कुलर पाथ्स के ऊपर मूव कर रहे हैं. क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इनके थ्रू जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो है वो डिस्कवरी हुई. दीज आर बेसिकली द विच ऑपरेटर्स विच इज़ यूज ड्यूरिंग दीज एक्सपेरिमेंट्स आर ग्लास ट्यूब्स हैविंग अ साइड आर्म लाइक दिस टू एवैक्यूएट इट. तो इसमें से एयर रिमूव करने के लिए ये यूज़ किया जाता है बिकॉज इसमें से हमने एक साइड से दूसरी साइड पर इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो पास करवाना है, पैसेज बनाना है. तो हाई प्रेशर पर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ प्रेशर एयर प्रेशर रिड्यूस करना पड़ता है इनसाइड द ट्यूब. सो इस ग्लास ट्यूब के अंदर इट इज़ फिटेड विद टू इलेक्ट्रोड्स नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं वो आपका एनोड की तरह बिहेव करता है एंड द इलेक्ट्रोड विच इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी बिहेव्स एज अ कैथोड. सो
इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, तो उसमें जो है वो डिफरेंट प्रेशर के ऊपर डिफरेंट फिनोमेना ऑब्जर्व हुए। लाइक समटाइम्स जो है वो आपके पास ट्यूब पूरी ग्लो हुई है, समटाइम्स आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रोड्स ग्लो हुए ग्रीन कलर से। तो इस तरह के प्रोसेस हुए, फिर उनको फर्दर स्टडी किया गया तो पता ये चला कि कोई पार्टिकल्स हैं जो कि कैथोड से निकल के एनोड की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, और बिकॉज वो एनोड की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं तो एनोड जो है हमें मालूम है पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो आर्ट पार्टिकल जो है वो ये कंसीडर किया है कि दे मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज। बट इसको फर्दर स्टडी किया गया था और ये पता चला था कि वो आपके पास इलेक्ट्रॉन, उनका मास इतना है, उनका चार्ज इतना है, वो मटेरियल पार्टिकल हैं एंड एक्सेट्रा। ओके, इसके अलावा जो है वो रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस किया था हमने कि रेडियो एक्टिविटी basically is the emission of radiation from the nucleus of an atom। होती किस लिए है कि न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होता है, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो रेडिएशंस को एमिट करता है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रेडिएशन दे आर नॉन एज अल्फा, बीटा एंड गैमा रेडिएशंस। अल्फा रेडिएशंस आर पॉजिटिवली चार्ज, बीटा रेडिएशंस आर नेगेटिवली चार्ज एंड गैमा रेज आर न्यूट्रल। इट इज़ शोन हेयर। यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप इसको पास करवाएं तो ये जो रेडिएटिव रेडिएशन है ये एमिट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है इंटू 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन। एक जो है वो स्ट्रेट पास हो जाती है, ना वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है ना पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है, इट मीन्स के दीज आर न्यूट्रल। एक जो है वो नेगेटिव की तरफ बेंड हो जाती है, इट मीन्स कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, और जो पॉजिटिव की तरफ बेंड हो रही है इट मीन्स कि ये खुद इट सेल्फ नेगेटिवली चार्ज है, बिकॉज वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन शो कर रही है। ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, और ये आपके पास न्यूट्रल है। फर्दर स्टडी से पता चला कि ये आपके पास अल्फा पार्टिकल जो हैं वो हीलियम न्यूक्लियाई के इक्वल हैं, बीटा पार्टिकल्स आपके पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, और गैमा रेज आपके पास वेरी स्मॉल वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। हमने स्टडी किया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अगर हम एटॉमिक एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एटॉमिक एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा कंसीडर करें तो इन्होंने एक लेड बॉक्स के अंदर ये आपका लेड बॉक्स है, इसमें अल्फ़ा पार्टिकल एमिटर एक सोर्स रखी थी जो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को एमिट कर रहे थे। उन्होंने उसको बम्बार्ड करवाया था ऑन टू अ थिन गोल्ड फॉयल, और उसके सराउंडिंग में एक डिटेक्टिंग स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन रख दी गई थी, फोटोग्राफिक प्लेट भी जिसे आप कहते हैं, जो सिंटिलेशंस होती है जिस पर अगर कोई चीज़ जाके स्ट्राइक करे तो वो सिंटिलेट करती है, ग्लो करती है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सम अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो गोल्ड फॉयल में से स्ट्रेट पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, उनमें कोई जो है ना अपना पाथ चेंज नहीं किया, कुछ ने अपना पाथ जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो चेंज करा विद शॉर्ट एंगल्स के साथ, और कुछ जो है वो बाउंस बैक हो गए, मतलब जाकर स्ट्राइक करे गोल्ड फॉयल से और वापस बाउंस बैक हो गए। उन्हें कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन भी मिली थी जिससे उन्होंने ये कंक्लूड करा कि मोस्ट ऑफ द atom is empty because most of the alpha particles passed straight through the gold foil। कुछ ने जो है वो, और उन्होंने ये कॉन्क्लूड किया कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो पूरे एटम में जगह जगह मौजूद है। तो कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो उन्होंने अपना एंगल स्लाइटली चेंज करा, तो उसका रीज़न ये था कि जो स्ट्रेट पास हो गए वो तो एम्प्टी है। अब कुछ जो है वो अपना एंगल चेंज करें तो वो जब नेगेटिव, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो वो उनको थोड़ा सा अपने सराउंडिंग में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मिलेगा तो वो थोड़ा सा एंगल चेंज करिए उसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। और कुछ जो है वो बाउंस बैक कर रहे हैं, मतलब यहाँ जाके डायरेक्ट बाउंस बैक, तो वो क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के सेंटर में जो है वो आपके पास क्या मौजूद है, सॉरी एटम के सेंटर में आपके पास सारा पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेटेड है। तो कुछ जो अल्फा पार्टिकल जो सेंटर में से स्ट्राइक करे वो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्जन होने की वजह से बाउंस बैक हो गए, वापस आ गए। So it was all about his observation and conclusion from that experiment। उनके कुछ drawbacks थे, वो क्या थे? According to Rutherford, एटम एटम के अंदर न्यूक्लियस जो है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है, और कोई भी पार्टिकल जब वो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के अराउंड कंटिन्यूसली मूव करे तो इट एमिट्स एनर्जी कंटिन्यूसली। और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स आपके पास कोई भी पार्टिकल जब
कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी इमिट कर रहा है तो उसकी एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है, और उसको क्या होना चाहिए कि जब तक वो इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है विद अ सर्टेन एनर्जी, तो न्यूक्लियस और इसके दरम्यान में अट्रैक्शन है, तो न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता तब तक इसकी स्पीड ज़्यादा है, वो मूव कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसकी स्पीड कम होती रहेगी क्योंकि वो कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट कर रहा है, तो इसको ग्रैब करना न्यूक्लियस के लिए ज़्यादा आसान है। अट्रैक्शन जो है वो अट्रैक्शन तो मौजूद है लेकिन वो बढ़ जाएगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब वो स्लो मूव कर रहा है तो वो उसको ईजिली ग्रैब कर सकता है अपनी तरफ। तो यही बात जो है वो रेज हुई थी कि अगर ये कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है तो इसको एक वक्त ऐसा होना चाहिए इसकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जानी चाहिए और न्यूक्लियस इसको अपने अंदर कैप्चर कर ले, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, एंड इट शुड फॉल इन द न्यूक्लियस इवेंचुअली। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस डू नॉट हैपन्स, ऐसा नहीं होता। तो ये क्वेश्चन था कि भाई ऐसा तो नहीं होता। एंड वेन एवर अ बॉडी इमिट्स रेडिएशन कंटिन्यूसली इट शुड गिव अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम while the spectrum of an atom is always band spectrum or discontinuous spectrum. So इनके ड्रॉबैक्स को जो है वो बाद में क्लैरिफाई किया बोहर ने। उन्होंने सिंपल ये बताया है कि ऑल्दो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ्स में, जिनको उन्होंने स्टेशनरी स्टेट्स का नाम दिया, कॉल करा, रिवॉल्व करता है, बट ड्यूरिंग दिस रिवॉल्वमेंट इट डू नॉट इमिट एनर्जी इमिट करके जब भी वो एनर्जी इमिट करेगा तो वो फॉल कर जाएगा एक लोअर ऑर्बिट के अंदर, और जब कभी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो जंप कर जाएगा इनटू अ हायर एनर्जी ऑर्बिट। So these all points we have already discussed in detail. So ये जो है आपने बस इनको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है और इसके हवाले से जो डेरिवेशंस हैं वो प्रैक्टिस करनी है। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रदरफोर्ड और नील बॉहर बोथ आर इम्पॉर्टेंट, तो इनकी प्रैक्टिस आपने करनी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी। पूरे पेपर से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड आपको कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ लीजिए और उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि एज यू नो दैट कि आपके एग्ज़ाम्स जो है वो करीब हैं। थैंक यू।